पार्क के लिए, एक कुछ गज जमीन के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे सकते हैं, तो जिस दिन संविधान पे आँच आई तो हम इस देश में किस हद तक गुजर सकते हैं, ये उनके लिए चैलेंज है। इस बात को याद रखें। उस बच्चे को अंतिम संस्कार करके लाठियां चला के ताकतवर समझते हो? कपड़े भी अपने हाथ से लाए क्यों? क्या जरूरत पड़ी कपड़े लाने पड़े? आपको ये सब चीजें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आप झूठ हो, आप गलत हो, आपको पता है आपने अपराध किया है और आपको पता है कि अपराधी को सजा मिलेगी, इसलिए आप चंद्रशेखर आजाद के आने से पहले अंतिम संस्कार करना चाहते थे। लेकिन आप भूलो कि देश में लोकतंत्र है, फाइलें बाद में भी खुलती हैं, सारे अधिकारी यहीं रहेंगे, कोई नौकरी छोड़कर नहीं भागेगा, कोई इस्तीफा नहीं देगा, कोई देश छोड़कर नहीं भागेगा। और आज जो कमजोर है हम लोग, हम इस प्रदेश में हमेशा कमजोर नहीं रहेंगे। इस बात को मेरी याद रखना कान खोल के कि आप इस लड़ाई को आखिरी लड़ाई मानना। अगर आपने इसको आखिरी लड़ाई नहीं मानी तो कल किसी और गांव में किसी और सोमेश के सर में गोली लगेगी और आप मुझसे कहोगे कि चंद्रशेखर भैया आ जाओ, का इंतजार करो। कोई अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है, कोई मौका नहीं देना है। हमारी पीठ पे लड़ पड़ी हुई, आपकी पीठ पे पड़ी हुई एक लाठी की कसम, चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता है, आपकी पीठ पे पड़ी एक लाठी की कसम, सौगंध संकल्प कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन आपसे मेरी अपील है, उसका सौंदर्यीकरण होगा। मेरे भाई की मूर्ति यहाँ लगेगी और मूर्ति को फूल चढ़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद भी आपके बीच आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ क्या हुआ आप सबने देखा ना, कल रात से अब तक आप लोगों को पता लगाना यहाँ क्या हुआ। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये रोज होता है। हर दूसरे तीसरे दिन हम देश में कहीं ना कहीं सुनते हैं कि कहीं ना कहीं ये होता है। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है। पहले तो लाठियों से हमें पीट के भगाने का प्रयास किया जाता, लेकिन अब उनको ये लग गया है कि लाठियों से नहीं जाएंगे तो वो गोली चलाने लगे। ये छोटी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं भाई सोमेश जी को, जो आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, क्योंकि 17 साल का एक बहादुर नौजवान, जिसकी वजह से आप और हम सब लोग आज यहाँ इतनी दूर चल के आए हैं, ये उसी के शहादत का नतीजा। और ये भी आप जान लो, अगर आपने ये मदद पहले की होती इतनी बड़ी संख्या में जुट के, तो आज सोमेश हमारे बीच होता। आप भी असल में तभी जागते हो जब जुल्म जाति की इंतहा बढ़ जाती है। क्या सोमेश की मां ने सोमेश को इसलिए पैदा किया था कि एक दिन 17 साल की उनकी मेहनत को 1 सेकंड में पुलिस की गोलियों द्वारा रौंद दिया जाएगा? और फिर उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ आपने नहीं देखा? आपकी मौजूदगी में सोमेश भाई का अंतिम संस्कार हुआ। कैसे कैसे हुआ? कैसे हुआ? परिवार की मर्जी से हुआ या प्रशासन की मर्जी से हुआ? तो इसका मतलब अब वो गोली मारेंगे, हत्या करेंगे और उसके बाद हमें अपने बच्चे को देखने भी नहीं देंगे, अंतिम संस्कार भी नहीं करने देंगे। इसलिए मैंने कल आज सुबह ही लिखा कि मुझे हाथरस याद आ रहा है और यहाँ हाथरस दोहराया गया आप सबके सामने। यानी कि संख्या बल से कुछ नहीं होता है, जिनके हाथ में ताकत होती है उन्हीं की सुनवाई होती है। आप जानते हैं कि हम सब हर मामले में खड़े होकर लोगों की आवाज बनने का काम करते हैं। मैं जब उनकी मां से बात कर रहा था तो उनकी मां ने मुझे बताया, और ये गर्व का विषय आप सबके लिए, मेरे लिए, और ये डर का विषय है आरएसएस और भाजपा के लोगों के लिए। जब हम एक बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क के लिए, एक कुछ गज जमीन के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे सकते हैं, तो जिस दिन संविधान पे आँच आई तो हम इस देश में किस हद तक गुजर सकते हैं, ये उनके लिए चैलेंज है। इस बात को याद रखें। जिन लोगों को ये लगता है
हमने 2 अप्रैल 2018 में भी साबित किया था जब SC/ST एक्ट पे आंच आई थी, और हमने कल भी इस मिट्टी को खून से सींच के साबित किया कि जब बाबा साहब के सम्मान की बात आएगी, जब बाबा साहब के पार्क की बात आएगी, तो हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। इसके लिए वो माएँ भी धन्यवाद का पात्र हैं जिन्होंने माओ ने कल लाठियां खाई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपने सुना कि बहुत बड़े धन्ना सेठ ने, पूंजीपति ने, पैसे वाले ने या किसी पार्टी के नेता ने कई 100 बीघे जमीन कब्जाई हो और पुलिस ने जाकर उन पर कभी गोली चलाई हो? कभी आपने सुना? आप चेक करके देखो, अपने यहाँ के आंकड़े निकलवाओ भूमि के, तो आपको पता लगेगा बहुत सारी पंचायत की जमीन बड़े बड़े लोग कई 100 बीघे दबा के बैठे हैं। लेकिन इस सरकार में और ये जो हमारी सम्मानित पुलिस खड़ी है, इनको ये लगता है कि ये लोग जानवर हैं, इनको मारोगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिनको जानवर समझा गया आज़ादी से पहले और जिनको आज भी जानवर समझने की भूल कर रहे हो, इस लोकतंत्र में वो बहुत शक्तिशाली है, और उन्हीं के टैक्स के पैसे से आप तनख्वाह लेके अपने बच्चों को पालने का, पढ़ाने का, लिखाने का और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा अच्छा भोजन खाने का जो अधिकार आपको मिला है, ये इन्हीं गरीबों के, जिनको जानवर समझ के मारते हैं, उन्हीं के टैक्स के पैसे से मिला है। मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हूं, और क्योंकि मैं इंसानियत का सम्मान करता हूं, मानवता का सम्मान करता हूं, मैं किसी जाति, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी या न्याय पसंद किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति या महिला हो, हमें किससे कोई लड़ाई नहीं है। ये जमीन पंचायत की जमीन जिसपे हमारे कूड़े थे, इसको हटा के साफ करके आप मुझे बताओ पूरी जिम्मेदारी से, जब हम इस देश में अंग्रेजों के अधीन थे और ये देश गुलाम था, मैं बार बार आपको समझाता हूं कि 14 अगस्त को जब हम अंग्रेजों के अधीन थे और 15 अगस्त को हम आजाद हुए, तो 16 अगस्त को हमारी जिंदगी में क्या बदला? जब 14 अगस्त को हम पे जमीन नहीं थी, तो क्या 16 अगस्त को हमें जमीन मिली? जिन पे रोजगार नहीं थे उनको रोजगार मिले, जिन पे उद्योग धंधे नहीं थे उनको उद्योग धंधे मिले, जिन पे नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिली, जिन पे घर नहीं थे उनको घर मिला। हमारे महापुरुषों ने कहा कि आजादी अधूरी है जब तक धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं होता। आजादी तब पूरी होगी जिस तरह की सुविधाएं अमीरों को, जिस तरह के हक अधिकार अमीरों को मिल रहे हैं, उसी तरह के हक अधिकार हमें भी मिले। आप महसूस करो, आज हम अपने महापुरुषों की पार्क बनाना चाहते हैं या गुरुघर बनाना चाहते हैं, बुद्ध विहार बनाना चाहते हैं, जमीनें हमारे पास नहीं है, मगर इस देश में हमारी आस्था भी तो होगी, हमारा भी तो कोई सम्मान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ताकतवर लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, बहुत सारी मांगे मेरे सामने रखी गई और मुझे बताया गया कि प्रशासन ने इस पर सहमति जाहिर की है। मैं उस उप जिलाधिकारी SDM साथी को भी, जो इतना नादान था, जिसको ये भी नहीं पता कि पब्लिक को कैसे डील किया जाता है, जिसने एक झटके से गोली के आदेश देके और हमारे एक हंसते खेलते परिवार में आंसू का सैलाब ला दिया, उसको यह एहसास भी नहीं था कि वो हमारा नौकर है, हमारा मालिक नहीं है। उसको ये भी एहसास नहीं था कि किस तरह से पब्लिक को डील किया जाता है, भीड़ को किस तरह समझाया जाता है, किस तरह बड़ी बड़ी भीड़ को हाथ जोड़ के समझा के डील किया जाता है। इस लोकतंत्र में अधिकारी कर्मचारी अपने आप को मालिक समझने लगे हैं और इस जनता को, जो जनता असल में मालिक है, उसको गुलाम समझने लगे हैं। मैं आपको लगातार समझाता हूं, बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के हम अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे। मैंने FIR की कॉपी पढ़ी है, क्या मजाक किया FIR में। ऐसे ये FIR कॉपी होती है कि आपने हमारी मांगे भी उसमें लिख दी। प्रशासन के लोग हमें बेवकूफ मानते हैं। कौन सी FIR में मांगे लिखी जाती है कि परिवार को ये मिलना चाहिए, परिवार को मिलना चाहते। अगर ये गरीब लोग, अनपढ़ लोग नहीं समझते हैं तो आप मजाक उड़ाना चाहते हो हमारा। हमें वहां बंद करके जबरदस्ती ये उस बच्चे को अंतिम संस्कार करके लाठियां चला के ताकतवर समझते हो। कपड़े भी अपने हाथ से लाए जाके, क्यों, क्या सी क्या जरूरत पड़ी कपड़े लाने पड़े? आपको ये सब चीजें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आप झूठ हो, आप गलत हो, आपको पता है आपने अपराध किया है और आपको पता है कि अपराधी को सजा मिलेगी, इसलिए आप चंद्रशेखर आजाद के आने से पहले अंतिम संस्कार करना चाहते थे। लेकिन आप भूल रहे हो
कि इस देश में लोकतंत्र है, फाइलें बाद में भी खुलती हैं, सारे अधिकारी यहीं रहेंगे, कोई नौकरी छोड़कर नहीं भागेगा, कोई इस्तीफा नहीं देगा, कोई देश छोड़कर नहीं भागेगा। और आज जो कमजोर है हम लोग, हम इस प्रदेश में हमेशा कमजोर नहीं रहेंगे, इस बात को मेरी याद रखना कान खोल के। हम ताकतवर भी होंगे, मजबूत भी होंगे, और आप हमारे साथ काम भी करेंगे। उस दिन हम आपसे हिसाब करेंगे जो जुल्म आज आप हमारे लोगों पे कर रहे हो। हम इंसान हैं और हमें इंसानों जैसे हक अधिकार होने चाहिए, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है ये आपकी चुप्पी की वजह से हो रहा है। आप एक पार्क पे लड़ते हो, बहुत अच्छी बात है, लड़ो, लेकिन एक तरफ तो संविधान को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो संविधान हमें ताकत देता है, जब वो संविधान नहीं बचेगा, हमारी फिर ये गोलियां हम पे लगेंगी लगेंगी। आप बताओ, ऐसा ये लोग क्या अपराधी थे? ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल थे? ये कोई माफिया थे? और ये इस जमीन को कहां ले जा रहे थे अगर इनको गोली चलाने की नौबत आई? आप जानते हैं, मैं जानता हूं, मैंने आंदोलन किए। जब तक पुलिस लाठी नहीं चलाती, जनता कोई विरोध नहीं करती है। जब पुलिस जाती करती है, तब जनता अपनी जान बचाने को अपना प्रोटेक्शन करती है। सेल्फ डिफेंस का अधिकार हमें मिला है। लेकिन आप समझो कहां से चली गोली? खिड़की सामने, खिड़की में ये गोली ये गोली सिर्फ सोमेश पे नहीं चली है। सोमेश भाई ने तो शहादत दे दी। ये गोली हर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले व्यक्ति पे चली है, देश दुनिया में रहने वाले हर संविधान को मानने वाले व्यक्ति पे चली है। इस गोली का बदला हम संविधान की ताकत से उन वर्दी वाले गुंडों को सजा दिला के पूरा करेंगे। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, जो लोग इस पार्क का विरोध कर रहे हैं वो भी अनजान है। उनको भी नहीं पता कि उनको भी इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिया। उनको भी इस बात की जानकारी नहीं। लेकिन हम लोग जागरूक हैं, हम लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें सचेत किया है, तभी हमारी माँ बहनें बाबा साहब अंबेडकर की पार्क की वैल्यू समझती है। ये पार्क हमारे पास हमारी धरोहर है। इस धरोहर पे, और आप जानते नहीं हो क्या, प्रधान जी ने इस पार्क का, अब इस बोर्ड का अपने हाथ से पुलिस आई थी, पुलिस ने आते ही डंडे मारने शुरू कर दिया। हमारे भैया की बहू के यहाँ पैरों में मारे थे और यहाँ पर मारे थे, सजा दी। जेंट्स पुलिस थी, लेडीज पुलिस थी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का रामराज है, जिसमें जेंट्स पुलिस महिलाओं को पीटेगी और फिर गोली चलाएगी। शर्म करो। अगर शर्म अगर बची है तो शर्म करो। इतने बेवकूफ मत बनो कि नेताओं के टट्टू बन जाओ। इतने बेवकूफ मत बनो कि नेताओं के चापलूस चमचे बन जाओ और गरीबों के, ये इनकी दुआएं बददुआएं तुम्हें जीने नहीं देगी। इनकी बददुआएं, उसकी मां के आंसू, गरीबों की हाय कैसी होती है आपको पता है ना? कैसी होती है गरीबों की हाय? कहते हैं कि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है। कुदरत की लाठी जब चलती है तो अच्छे अच्छे का घमंड टूट जाता है। मैंने एफआईआर भी पढ़ी, मैंने मांगे भी सुनी। मैं आपको भी मांगे बताता हूं और मैं आपसे अपील करता हूं, क्या मुझे वो मांगो वाला पर्चा मिलेगा? हमारे साथी ने फोटो खींचा था, अगर उसके पास हो तो मुझे दे दो एक बार जरा। जी तहरीर का विरोध किया था, मेरी तहरीर बदली नहीं गई, कोई रखी गई। आज मैंने डीएम का कमिश्नर के सामने उस तहरीर का विरोध किया था। ये गलत है। कोई एक आदमी हमें दे दो और बाकी लोग बैठ जाओ अपनी जगह पे। ये आगे फोन लेके बस आगे बेटा, बस आगे बैठ जाओ। देखो, ये सबसे बड़ा मजाक है कि जिनके कंधों पे गरीबों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, जिनको देख के हर पीड़ित अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वही अगर कानून से खिलवाड़ करने लग जाए, अगर इस एफआईआर को देखेगा तो वह हंसेगा। 25 लोगों पे मुकदमा और पूरी जो भाषा शैली लिखी गई है वो ऐसी भी नहीं कि वो कोर्ट में एक दिन टिक जाए। ये जानबूझ के इस घटना को बदलने के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए किया। लेकिन संविधान तो ये कहता ना कि अपराध करने वाला चाहे मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री,
किसान व मजदूर जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। यहां मांग ये है, पहली मांग, उप जिलाधिकारी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। क्या नौकरी से बर्खास्त किया गया है? वो गोली चलाएगा और उसकी बदली होगी। सिर्फ हमारे भाई की जान चली गई, उसकी बदली होगी। बहुत अच्छे। चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज एवं समस्त पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मैं ये नहीं कहता जिसका दोष है, इसका दोष नहीं है, उस पर कार्रवाई करो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिस पुलिस ने ये नंगा नाच किया, क्या उन पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। आप याद करो, लखनऊ में यूपी पुलिस के एक जवान ने गोली मार के एक व्यक्ति की हत्या की। मुख्यमंत्री ने उस परिवार को बुलाया और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया और क्लास 1 की नौकरी जो है वो उसकी पत्नी को दी। ये हत्या किसने की? किसने की हत्या? पुलिस ने। तो फिर आपसे दोहरा क्यों हो रहा है? आपको भी वो मुआवजा और वो नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बताओ। एक और घटना हुई थी, एक व्यापारी को आजमगढ़ में या गोरखपुर में पुलिस ने होटल में घुस के मारा। उसके परिवार को भी मुआवजा और उसकी पत्नी को भी या उसके परिवार किसी व्यक्ति को नौकरी दी गई। ये 2 उदाहरण हमारे सामने है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराध करने पे किया। लेकिन अभी हमारे व्यक्ति को क्या मिलेगा इसकी जानकारी हमें नहीं। किसका फोन है ये? इसका लॉक खोलना। एक मांग ये है, अंबेडकर पार्क को शीघ्र बनाए जाने की अनुमति एवं सरकारी निधि से सौंदर्यीकरण कराया जाए, साथ ही मृतक की प्रतिमा पार्क में लगाई जाए। आप ये बताओ, जिस अंबेडकर पार्क के लिए हमारे भाई ने बलिदान दिया और हमारी माओ बहनों ने लाठियां खाई, क्या उस अंबेडकर पार्क का निर्माण जल्दी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और मेरी बात को गौर से सुनो, यहां पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को, उद्योगपति को 1-1 रुपए लीज पे 100 साल के लिए जमीन, 60 साल के लिए, 50 साल के लिए उद्योग लगाने के लिए दी जाती है। लेकिन जो लोग खेती करते हैं, मेहनत करते हैं उस मिट्टी में, उनको वो जमीन उनके नाम नहीं होती। ये कितना एरिया होगा पूरा? 3 बीघे, 1.5 बीघे होगी, 1.5-2 बीघे होगी। 1.5-2 बीघे के अगर इनको पैसे चाहिए तो पैसे ले लेते, लेकिन हमारे भाई की हत्या तो ना करते। हम इनके पैसे दे देते, लेकिन ये कम से कम हमारे भाई को तो छोड़ देते। सर में गोली जान से मारने की नीयत से मारी जाती है। अगर कोई बहुत बड़ा इस तरह की स्थिति हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पैर में गोली मारी जाती है, यही रूल है। लेकिन सर में गोली मारी गई और वहां तो मारने वाले का मोटिव साफ था कि वो उसकी हत्या करना चाहता था। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार दोषी व्यक्तियों को शीघ्र जेल भेजा जाए। कोई गिरफ्तार हुआ? जख्मी लोगों की आर्थिक मदद की जाए। अब आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो 2 लोग जख्मी हैं उनमें से एक जो भाई रईसपाल सनोब ओमकार है, जिसके दोनों पैरों में गोली लगी है, अभी उसका कोई इलाज नहीं हुआ, उसकी गोली भी नहीं निकाली गई। उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, हो सकता है उसका पैर काटना पड़े। और मुझे लगता है कि प्रशासन और पुलिस उसके भी मरने का इंतजार कर रही है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा रईसपाल, ना देगा कोई गवाही। और इनके जो साथी जिन्होंने गोली चलाई है, जिन्होंने अपराध किया है, वो सरेआम बच जाएंगे। रमन सनोब वीर सिंह हाथ में गोली लगी है, इसका संज्ञान भी नहीं लिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी मंशा उस घायल व्यक्ति को स्वस्थ कराने की नहीं है। और आखिरी मांग ये है, ये दे दो, पकड़ के इतनी देर काम है।
आखिरी मांग क्या किसी के फोन में पता हो क्या है? और सरकारी नौकरी पे मैं पहले ही बात रख चुका हूं कि सरकार ने दी है। भाई कानून सबके लिए बराबर है ना, नियम सबके लिए बराबर है ना। जब आपने लखनऊ वालों को दी और जब आपने गोरखपुर वालों को दी तो यहां भी तो सेम घटना है ना। तो मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, ये गांव है, मैं गांव में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर सच में आप आने वाले कल में जो घटनाएं होने वाली हैं, अगर आप उनको रोकना चाहते हैं, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर आप रोकना चाहते हैं तो आज ही शपथ लो, संकल्प लो कि हम इस लड़ाई को इतनी ताकतवर तरीके से लड़ेंगे कि क्योंकि परिवार के पास में गया, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस ये कहा कि भाई हम आपसे बात करना चाहते थे, हमें बात नहीं करने दी और हमारी एक ही मांग है कि अंबेडकर पार्क बन जाए और मेरे बेटे को न्याय मिल जाए। उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि नौकरी मिलनी चाहिए, कोई और मदद होनी चाहिए। मैं ऐसे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई और उनको सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने बाबा साहब के लिए अंबेडकर पार्क और अपने बच्चे के लिए न्याय की मांग की। लेकिन क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बैठती कि जिस परिवार ने इतना कुछ खो दिया, हम उस परिवार के हाथ मजबूत करें, उस परिवार को विश्वास दिलाएं, उनकी मांगों को पूरा कराएं। क्या मुख्यमंत्री कोई चीज जेब से देनी है? क्या डीएम साहब को कोई चीज जेब से देनी है? क्या कमिश्नर साहब कहीं से खरीद के लाएंगे? क्या इनके हाथ में व्यक्तिगत ये ताकत नहीं कि कर सकते हैं? लेकिन इस देश में, उत्तर प्रदेश में और देश में दलितों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन दूर थे कि जब ऐसा होता था और समाज छिटपिट के घर में बैठ जाता था। अब ये उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सीना तान के खड़े हैं कि चाहे पहले अगर इस लड़ाई को जीतना चाहते हो दुश्मनों, तो पहले हमें गोली मारो, फिर इस लड़ाई को जीतना। जब तक हम लोग जिंदा है, इस अन्याय को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मैं गांव में कोई वो नहीं चाहता, आप बन पक्का करो। रामपुर का अन्याय तो पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले दलित सम्मेलन कर रहे थे, यही उनके दलित सम्मेलन का सच है। मैं कॉल दूंगा और आपसे अपील करूंगा, अभी जिलाधिकारी से बात करूंगा, कमिश्नर से बात करूंगा, एसएसपी से बात करूंगा। अगर वो इस मांगों पे खड़े नहीं उतरे, जो समय वो तय करेंगे मैं पर्याप्त समय दूंगा। अगर वो खड़े नहीं उतरे तो फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि फिर आप अपना घर बार छोड़ के अनिश्चितकालीन आंदोलन पे मेरे साथ रामपुर जिलाधिकारी कार्यालय पे आएंगे नहीं आएंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक होता है समय परिस्थिति के हिसाब से दिखावा कि भाई ठीक है आपने कह दिया, हमने वादा कर लिया, मगर बाबा साहब के वंशज तो बाबा साहब के सम्मान में जब मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ये मैंने कहा ना, ये चैलेंज है आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को कि हमें कमजोर मत आंकना, ये चैलेंज है। जब हम बाबा साहब के बोर्ड के लिए, एक पार्क के लिए अपना बलिदान दे सकते हैं, तो इस संविधान को बदलने की बात करने वाले लोगों सुन लो कि अगर संविधान पे आंच आई तो एक सोमोस नहीं, लाखों सोमोस बलिदान देंगे इस देश में और संविधान की रक्षा करेंगे। मेरी बात को याद रखना। हम भूलने वाले लोग नहीं हैं। हमें बाबा साहब अंबेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानी याद है, जिनकी वजह से आज हमारे तन पे कपड़े हैं, और हम डरने वाले लोग भी नहीं हैं। हम मर मिट जाएंगे लेकिन गुलामी की बेड़ियां पहनने का काम नहीं करेंगे। हम आजादी के परवानों को भी मानते हैं, हम कोई भी कुर्बानी देंगे लेकिन चुप्पी नहीं रखेंगे। मैं अभी बात करके थोड़ी देर में आपको सूचना दूंगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस लड़ाई को आखिरी लड़ाई मानना। अगर आपने इसको आखिरी लड़ाई नहीं मानी तो कल किसी और गांव में किसी और सोमेश के सर में गोली लगेगी और आप मुझसे कहोगे कि चंद्रशेखर भैया आ जाओ, न्याय दिला दो। क्या करेगा चंद्रशेखर अकेला, और कैसे लड़ेगा चंद्रशेखर अकेला, और किससे लड़ेगा चंद्रशेखर अकेला, आप ये बताओ। मैं जब आपको बुलाऊंगा, देखो सुनो, किसान 13 महीने बैठे रहे,
मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ही वादा किया उनसे, प्रधानमंत्री जी ने, याद करो मेरी बात को, मैं आपको क्यों बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा ही वादा किया उनसे मीटिंग करके और कहा एमएसपी की गारंटी देंगे, आपके मुकदमे वापस करेंगे। क्या हुए? 13 महीने की कुर्बानी और 700 लोगों की शहादत के बाद 2 साल बाद, 1.5 साल बाद उनको पता लगा कि प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। जब प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है तो कमिश्नर साहब, डीएम साहब, कप्तान साहब का क्या हम भरोसा करें कि वो झूठ नहीं बोल सकते? आपको याद होगा हाथरस में मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा इस परिवार को सरकारी आवास और नौकरी दूंगा। आज तक उस परिवार को सरकारी आवास और नौकरी नहीं मिली। ये जाति धर्म देख के कार्रवाई करते हैं, ये जाति धर्म देख के न्याय करते हैं। इनकी बंदूक का लोहा भी जाति धर्म देख के चलता है। और आप ये भी समझ लो, वो जो गोली लगी वो गोली भी आपके टैक्स के पैसे से आई है। इन्होंने कोई गोली अपनी तनख्वाह से नहीं खरीदी, आपके टैक्स के पैसे गोली से आपको मारने का उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो मैं आपसे एक ही अपील करूंगा मेरे भाइयों बहनों, एक आदमी अकेला नहीं आएगा। अगर आप सच में बाबा साहब की संतान है तो जो तारीख मैं आपको दूंगा, एक आदमी कम से कम 10 आदमी को लेकर आएगा और इस ऐलान को करेगा कि ये लड़ाई हमारी आखिरी है। आप महसूस करो, सरेआम गोलियां चल रही हैं, हमारी चुप्पी कल किसी और घटना को अंजाम देगी। क्या आप कमर कस चुके हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, क्या आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो जीत निश्चित है, क्योंकि अगर आप तैयार हो तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मांगों को मानने से रोक नहीं सकती है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि जिस दिन मैं तारीख दूं, और मैं परिवार के लोगों को भरोसा दिला कहता हूं, इसी पार्क पे जहां मेरे भाई की शहादत हुई, कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, अपनी पूरी मांगे पूरी करवा के रहेंगे। ये बात मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप लोग तैयार रहे। आप किसी की बातों में मत आना, आप इनकी झूठी बातों में मत आना, ये धोखा देने का काम करते हैं। मैं पूछूंगा, मुझे विश्वास है कि जिलाधिकारी जो कसम खा के गए हैं उस मां के सर पे हाथ रख के, वो उस मांग को मानेंगे, उस बात को पूरा करेंगे। मैं ज्यादा गलती उस एसडीएम की मानता हूं जिसको जानों की कीमत नहीं पता है। एक बच्चे को पैदा करने के लिए मां को 9 महीने पेट में दर्द सहना पड़ता है, खाना पीना तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है, और मां उस बच्चे को जब पालती है पूरी पूरी रात वो रोता है, खुद गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है। वर्दी पहन के वर्दी के रक्षक ये भूल गए हैं कि कल उन्होंने एक मां के कोख से, उसके खून से होली खेली है। ये वर्दी पहन के हमारे रक्षक लोग भूल गए हैं। मैं इनको भी गलत इसलिए नहीं मानता कि ये तो वो करते हैं जो भाजपा के नेता करवाते हैं। ये वो करते हैं, पुलिस सरकार की होती है, कल हमारी सरकार होगी तो पुलिस हमारी होगी, हमारे हिसाब से काम करेगी। आज जिनकी सरकार है उन भाजपा की वजह से आप पे गोली चल रही है। आपको भी ये समझना पड़ेगा कि इन भाजपा के चक्कर में आओगे तो आपको अपने बच्चों के खून से रोज खोली खिलती दिखाई देगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप दोबारा सोच लो, अगर डरने का मन है तो आज पीछे हट जाओ, और अगर लड़ने का मन है तो संवैधानिक तरीके से जो कॉल दी जाएगी उसमें आओगे नहीं आओगे दोबारा बताओ। एक आदमी कितने आदमी लेके आएगा? 9 तो नहीं लाओगे? पक्का? ऐसे ऐसे हाथ उठा के बताओ। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान। संविधान की रक्षा कौन करेगा? गरीबों की रक्षा कौन करेगा? किसानों की रक्षा कौन करेगा? नौजवानों की रक्षा कौन करेगा? दलितों की रक्षा कौन करेगा? पिछड़ों की रक्षा कौन करेगा? मुसलमानों की रक्षा कौन करेगा? सिखों की रक्षा कौन करेगा? बौद्धिस्टों ईसाइयों की रक्षा कौन करेगा? जानों की रक्षा कौन करेगा? जय जवान, जय जवान। एक अपील मेरी आपसे और है, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है, कोई मौका नहीं देना है। जिस तरह से आए हो उसी तरह से
लौट जाओ और मेरी कॉल का इंतजार करो। कोई अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है, कोई मौका नहीं देना है। हमारी पीठ पे लड़ पड़ी हुई, आपकी पीठ पे पड़ी हुई एक लाठी की कसम, चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता है, आपकी पीठ पे पड़ी एक लाठी की कसम, सौगंध संकल्प कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन आपसे मेरी अपील है मेरे लोगों, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, जैसे आए हो ऐसे ही शांति से चले जाओ अपने अपने घरों की तरफ और मेरी उस कॉल का इंतजार करो जिस कॉल के बाद यहाँ का प्रशासन शासन और यहाँ की बहरी गूंगी सरकार घुटने टेक के इस परिवार की मांगे पूरी करेगी और इस जमीन पे बाबा साहब अंबेडकर का पार्क बनेगा, उसका सौंदर्यीकरण होगा, मेरे भाई की मूर्ति यहाँ लगेगी और मूर्ति को फूल चढ़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद भी आपके बीच आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार मीडिया के लोगों से बात कर लूं। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। मैं एक बार मीडिया के लोगों से बात कर लूं क्योंकि इनके द्वारा भी हमारी बात बहुत दूर तक जाएगी कि आज उत्तर प्रदेश में किस तरह दलितों की खाल खींची जा रही है, किस तरह उनकी खून से होली खेली जा रही है। मैं अपनी माँ बहनों को भी वचन देके कहता हूँ, आपके पीठ पे पड़ी पड़ी एक लाठी का हिसाब सूद समेत होगा। मेरी बात को याद रखना, हम लोग इतने कमजोर कभी नहीं रहेंगे, इस बात को आप याद रखना।